Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और ये इस सीरीज़ का 9th लेक्चर है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम जैसे एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है और क्या रिलेशन है इन वॉल्यूम का कार्डिक आउटपुट को लेकर के। ठीक है, तो क्या आपको मालूम है कि 1 मिनट के अंदर हार्ट जो है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है? तो इसके बारे में भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे एनसीईआरटी को पॉइंट में रख करके। ठीक है, अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था कि एक कार्डिक साइकिल में अगर हम एक सिंगल हार्ट बीट की ड्यूरेशन की बात करते हैं बेटा, तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग में 72 टाइम्स जो है हार्ट बीट करता है 1 मिनट में। तो वन हार्ट बीट का ड्यूरेशन निकल के आता है 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 72 टाइम्स ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन निकल के आता है बेटा 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड को हमने थ्री मेजर इवेंट्स में क्या कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे, जिसमें हमने 0.1 सेकेंड के इवेंट, 0.3 सेकेंड के इवेंट और 0.4 सेकेंड के इवेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड के इवेंट में हमने ये देखा कि एट्रिया उस टाइम पर क्या हो रही है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और वेंट्रिकल क्या हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। सिमिलर वे में 0.3 सेकेंड के अंदर इवेंट क्या चल रहे थे, तो एट्रिया रिलैक्स हो रही थी और वेंट्रिकल्स जो थे बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, और रिमेनिंग जो 0.4 सेकेंड का इवेंट है उसके अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। तो हमने इस इवेंट को बोला था जॉइंट डाइसिस्टॉल। और इसी इवेंट के अंदर हार्ट के चैम्बर्स के अंदर 70% जो ब्लड की फिलिंग हो जाती है ना, वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब वेंट्रिकल जो है वो फिल हो जाते हैं पूरी तरीके से। रिमेनिंग 30% जो ब्लड है वो बेसिकली 0.1 सेकेंड में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, तो वहां पर जो रिमेनिंग 30% है हार्ट का चैम्बर जो है फिल हो जाता है। ये बात क्लियर है। आप देखो आज के लेक्चर में ना इन सारी चीज़ों को हम कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करेंगे कि वॉल्यूम्स क्या हैं। तो पहला वॉल्यूम निकल के आता है बेटा क्या, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हमने अंडरस्टैंड किया था बेटा कि जब भी हार्ट के चैम्बर्स डीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर डीपोलराइजेशन टर्म आ रहा है तो समझ जाना कि वहां पर सिस्टोलिक इवेंट चल रहे हैं, और अगर रीपोलराइजेशन टर्म आ रहा है बेटा तो वहां पर डायसिस्टोलिक जो इवेंट चल रहा है। ये बात क्लियर है। तो सिस्टोलिक इवेंट का मतलब होता है चैम्बर के में कॉन्ट्रैक्शन होना। कॉन्ट्रैक्शन होना का मतलब है बेटा ब्लड को पंप होना, और डायसिस्टोल का मतलब है कि चैम्बर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो रिलैक्स होंगे तो उस टाइम पर क्या होगी, ब्लड की फिलिंग होगी। तो इसी चीज को माइंड में रख करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है जब वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, डायसिस्टोल हो रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो वेंट्रिकल के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड की फिलिंग होगी, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। तो अगर हम वर्ड्स में डिफाइन करते हैं तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कलेक्ट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल डायसिस्टॉल। मीन्स जब वेंट्रिकल के अंदर डायसिस्टॉलिक इवेंट चलते हैं, वेंट्रिकल धीरे धीरे रिलैक्स होती है, तो उसके एंड में वेंट्रिकल्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल हो जाता है बेटा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 120 ml। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एंड डायसिस्टॉलिक वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड की फिलिंग हो चुकी है, अब वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप हो रहा है बाय वेंट्रिकल्स, दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट, हार्ट बीट। तो हर एक हार्ट बीट के बाद लगभग कितना अमाउंट ऑफ ml ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के थ्रू पंप हो रहा है, दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बात क्लियर है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम ब्लड को क्या करेंगे, पंप करेंगे। लगभग कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, 70 ml। ठीक है, और ईडीवी का वैल्यू कितना निकल के आया था बेटा, 120 ml। तो 120 ml से कितना ब्लड रिलीज हो गया, कितना ब्लड पंप हुआ, 70 ml। तो रिमेनिंग जो ब्लड है उसी ब्लड को हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये बात क्लियर है। तो हमने अंडरस्टैंड किया था लास्ट लेक्चर में बेटा कि वन कार्डिक साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट कितना निकल के आ रहा है, 0.8 सेकेंड, और जो इक्वल है बेटा किसका, वन हार्ट बीट का ड्यूरेशन। ये बात क्लियर है बेटा। तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के एक चैम्बर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है बेटा, 120 ml। कितना ब्लड पंप हुआ, दैट इज योर
स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बेटा, 70 ml। अब बचा हुआ रिमेनिंग ब्लड को ही हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है ESV क्या है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल एट देयर एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टॉल, ठीक है। मीन्स वेंट्रिकल जब पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वेंट्रिकल जब पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी वेंट्रिकल्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बच जा रहा है, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल के सिस्टोलिक इवेंट के एंड में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बच रहा है, दैट इज योर ESV। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। और ESV का जो वॉल्यूम है ना बेटा, अमाउंट है, ये ऑलवेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। EDV वैल्यू अगर चेंज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट क्या चेंज नहीं होता है, ESV कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो एक टर्म है बेटा, कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट क्या है, इस इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल बाई पर मिनट। हर एक मिनट में हार्ट जो है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कार्डिक आउटपुट। तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि कार्डिक आउटपुट जो है ना, 1 मिनट के अंदर जो है हार्ट कितने टाइम्स बीट कर रहा था बेटा, 72 टाइम्स। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के थ्रू पंप हो रहा था बेटा, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना निकल के आ रहा था बेटा, 70 ml। तो अगर कार्डिक आउटपुट को हार्ट बीट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, कार्डिक आउटपुट। तो हार्ट बीट रेट कितना है बेटा, 72 टाइम्स जो है हार्ट बीट करता है। 70 ml जो हो गया, क्या हो गया बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना है बेटा, 5040 ml निकल के आके आता है। लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू हाईलाइट कर दिया है। तो लगभग 1 मिनट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर जो ब्लड है वो हार्ट के वेंट्रिकल से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से ना दो चीज़ें आप अंडरस्टैंड करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब EDV वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो EDV और स्ट्रोक वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कैसा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब EDV का वैल्यू एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने हाईलाइट किया, बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू चेंज स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑल्सो हार्ट रेट देयर बाई कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अब देखो जैसे एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन एक्टिविटी होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा हाइयर कार्डिक आउटपुट होता है, क्योंकि उनकी हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ी से क्या होती है, बीट कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दो टर्म है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो हार्ट के अंदर चलने वाली कार्डिक एक्टिविटी, मींस हार्ट के अंदर मेजरली क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्डिक मसल्स है। और कुछ कार्डिक मसल्स ने क्या कर लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया। मॉडिफिकेशन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं बेटा, तो इन्हीं को हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। तो नोडल टिश्यू है क्या, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्डिक मसल्स। ये बात क्लियर है। तो हार्ट के अंदर जो कंडक्शन की प्रोसेस चल रही है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं। उसी डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब उस डिवाइस की हेल्प से ना एक ग्राफ जनरेट होता है, और इस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दोनों वर्ड जो है ना वाइज वर्सा, दोनों वर्ड कैसे हैं बेटा, वाइज वर्सा है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं ग्राफ टर्म आ रहा है तो समझ जाना डिवाइस की बात हो रही है, और कहीं टर्म ग्राम आ रहा है तो समझ जाना कि हार्ट के अंदर चलने वाली कार्डिक एक्टिविटी को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अंडरस्टैंड किया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्सन का अगर हम ECG परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड ECG, तो उसमें हम जनरली कुछ लिड्स का यूज़ करते हैं, मीन्स कुछ इलेक्ट्रोड्स का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हार्ट के अंदर चलने वाली कार्डिक एक्टिविटी को आसानी से हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। तो स्टैंडर्ड ECG की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो चेस्ट रीजन पर कुछ जो है लिड्स अटैच किए जाते हैं, और साथ में साथ हमारे रिस्ट रीजन में भी क्या होते हैं बेटा, कुछ लिड्स अटैच करते हैं। NCERT में अगर हम देखते हैं तो केवल और केवल लिम्फ लिड के बारे में इंफॉर्मेशन है, और लिम्फ लिड कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। 2 हमारे रिस्ट रीजन में लगते हैं और एक हमारे लेफ्ट एंकल रीजन में लगते हैं। एडिशनल कुछ और लिड्स हैं जो हमारे चेस्ट रीजन पर अटैच किए जाते हैं। उन लिड्स को आप फर्दर MBBS की डिग्री को जब आप परस्यू करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमेशा याद रखना, कुछ चेस्ट रीजन पर लिड्स लगाए जाते हैं, उनका नंबर कितना है बेटा, 6, और कुछ है बेटा लिम्फ लिड।
तो एक आपके लेफ्ट रिस्ट पे अटैच हो रहा है, दूसरा राइट रिस्ट पे अटैच हो रहा है बेटा, और एक आपके लेफ्ट लेग के एंकल पार्ट में अटैच हो रहा था। देखो यहाँ एक ट्राइंगल शेप बन रहा है, इसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं एंथोवियन ट्राइंगल्स। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो जब भी हम इलेक्ट्रो ईसीजी का हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ना, तो वहां से जो ग्राफ जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब देखो, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मींस जो ग्राफ जनरेट हो रहा है, इस ग्राफ के अंदर थ्री डिफरेंट वेव्स आती हैं, थ्री डिफरेंट पीक जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पीक आ रही बेटा? एक तो वेव आ रही है क्या, पी वेव, दूसरी वेव आ रही बेटा क्यू आर एस वेव, और तीसरी वेव आ रही क्या, टी वेव। अब देखो, जनरली जनरली तौर पे अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत लेमन टर्म में अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो पी वेव तब आता है जब एट्रिया क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये बात क्लियर है। और क्यू आर एस वेव तब आता है जब वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बात क्लियर है। तो पी वेव कब आ रहा है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्यू आर एस वेव कब आ रहे हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में जाते हैं, मतलब दोबारा से रिलैक्स हो रहे हैं, मीन्स डीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तब क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है? तो एक पीक जनरेट हो रही है जिसको हम बोलते हैं टी वेव। ये बात क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स के फॉर्मेट में। तो पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या बेटा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब कि एट्रिया के अंदर सिस्टोलिक इवेंट चल रहा है। सिस्टोलिक इवेंट का मतलब एट्रिया क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एट्रिया का ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, पास ऑन होगा। ये बात क्लियर है। क्यू आर एस वेव कब आता है बेटा? तो क्यू आर एस वेव जब वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बिगन शॉर्टली आफ्टर द क्यू वेव। क्यू वेव के बाद अगर आप देखोगे तो जनरली इस वेव के बाद क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? तो क्यू आर एस वेव को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के वेव को हम क्या बोल रहे हैं, क्यू आर एस। तो लेमन टर्म में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोलिक इवेंट होते हैं, वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं, तब क्या, कौन सा वेव जनरेट होता है बेटा, क्यू आर एस वेव जनरेट होता है। इसी तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो लास्ट वेव जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं टी वेव। और टी वेव कब आता है, जब वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए थे, अब वेंट्रिकल दोबारा से क्या होंगे, रीपोलराइजेशन होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल अब क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो अब इसमें क्या होगा, ब्लड की फिलिंग होगी। तो ईसीजी के ग्राफ में तीन डिफरेंट वेव आते हैं, एक पी वेव, दूसरा क्यू आर एस वेव, और तीसरा बेटा टी वेव। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हाईलाइट रखना। जैसे एंड ऑफ टी वेव की अगर हम बात करते हैं, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है। अब अगर हम पूरे ईसीजी के ग्राफ में अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पर क्यूआरएस वेव को अगर काउंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन की हार्ट बीट कितनी आ रही है। तो नंबर ऑफ क्यूआरएस वेव इन ईसीजी गिव्स एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इन अ गिवन टाइम पीरियड है। ये बात क्लियर है। तो किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड में अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट को डिटेक्ट करना है, तो उसके ईसीजी के जो ग्राफ हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्यूआरएस वेव जितने जनरेट हो गए, मीन्स वो एक हार्ट बीट को क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एनसीईआरटी की लाइन है, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हमारे इंडिविजुअल ह्यूमंस की रफली ईसीजी का जो ग्राफ है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। अगर कहीं पर वेव की पीक या वेव का लेंथ क्या हो रहा है, या वेव का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि उस पर्सन के हार्ट के अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी या कोई ना कोई डिजीज अपीयर हो रही है। ठीक है। तो एसीजी ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली सेम शेप। शेप कैसा होता है बेटा, रफली सेम होता है। ठीक है। फॉर अ गिवन लीड कन्फिग्रेशन एनी डेविएशन, अगर इनके वेव में किसी भी तरह का डेविएशन देखने को मिलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन के हार्ट में कोई ना कोई क्या है बेटा, एबनॉर्मलिटी, या हार्ट के अंदर क्या देखे जा रहे हैं, डिजीज। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर बेटा। अब देखो, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। वैसे एनसीईआरटी ने इस चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली नहीं बात किया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं। अब देखो, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की हेल्प से, मीन्स डिवाइस की हेल्प से हम एक ग्राफ जनरेट करते हैं, जिस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पर तीन डिफरेंट पीक आते हैं, पी वेव आती है, क्यूआरएस वेव आते हैं, और क्या आते हैं बेटा, टी वेव आते हैं। तो अगर हम पी और क्यूआरएस वेव के बीच के इंटरवल की बात करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एट्रियल सिस्टोल। इसी तरीके से पी वेव के पहले के इवेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रियल डायसिस्टोल। और क्यूआरएस वेव में अगर हम मिड पॉइंट से, इस पॉइंट से टी वेव के मिड पॉइंट तक की बात करते हैं और उसके बाद की चीज़ों को देखते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एट्रियल डायसिस्टोल। ये बात क्लियर है। तो एडी रिप्रेजेंट करता है
एट्रियल डायसिस्टॉल, एएस रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल सिस्टॉल। सिमिलर वे में अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या क्या इवेंट चलते हैं बेटा, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इवेंट कैसा चल रहा है, वेंट्रिकल डायसिस्टॉल। वेंट्रिकल डायसिस्टॉल मतलब वेंट्रिकल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही हैं। और क्यूआरएस के मिड पॉइंट से टी वेव के मिड पॉइंट तक की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, सिस्टॉल हो रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड क्या होगा, पंप किया जाएगा, ठीक है। तो इसी पम्प्ड अमाउंट ऑफ ब्लड को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिकल डायसिस्टॉल, ठीक है। तो देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को जितना हो सकता है ना क्रिस्टल क्लियर रखो। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार में पढ़ने पे आपको कुछ समझ में आएगा, जब उसे कई बार मल्टीपल टाइम्स आप रीड करते हो ना तो कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाते हो। तो अल्टीमेट अपना पर्पस एक ही है बेटा, जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो उतने अच्छे से क्लियर करो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। चलो टेक केयर, अच्छे से अपना ख्याल रखो।